Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 8 of chapter number 6 molecular basis of inheritance. Up to the previous session हमारा डिस्कशन था एक्चुअल में एज अ जेनेटिक मटेरियल कौन काम करता है। तो जब भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करनी हो तो मटेरियल होगा डीएनए, पर जब भी वो इंफॉर्मेशन को हमें ट्रांसफ़र करनी हो तो वो मटेरियल कौन था, आरएनए। ऐसा कुछ कंक्लूजन निकला था डीएनए और आरएनए की जब हमने प्रॉपर्टीज प्रीवियस सेशन के अंदर डिस्कस की थी तब। सो फ्रॉम फोरगोइंग डिस्कशन एन इमीडिएट क्वेश्चन बिकम एविडेंट विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। चलो प्रीवियस सेशन के अंदर बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, डीएनए की, आरएनए की, दोनों का कंपैरिजन किया था। कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन अपने कॉपीज जनरेट कर सकता है, कौन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, किसके अंदर जल्दी से फास्ट चेंजेस होता है। सो ये सब तो ठीक है, बट ये सब डिस्कशन के ऊपर से इमीडिएटली एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आउट ऑफ डीएनए और आरएनए which is the first genetic material. So it shall be discussed in detail in the chapter on chemical evolution. इवोल्यूशन नाम का जो चैप्टर है उसके अंदर तो वैसे भी डिटेल में हमें डिस्कस करना ही है, बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट्स एंड पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स या तो फैक्ट्स ऐसे हैं जो हमें डिस्कस करने से पता चलेगा कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल पहला कौन था, आरएनए था या डीएनए। So RNA was considered as a first genetic material. क्यों? So there is now enough evidence to suggest that essential life process, जैसे कि बॉडी के अंदर होने वाला मेटाबॉलिक रिएक्शन, ट्रांसलेशन मतलब आरएनए का कन्वर्जन प्रोटीन में होना, स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ अनवांटेड डीएनए स्ट्रैंड्स जिसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है। सो देर इज नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट असेंशियल लाइफ प्रोसेस जो होती है ऑलवेज इवॉल्व होती है कहाँ पे, अराउंड दी आरएनए। सो आरएनए के अराउंड में ही ये मेटाबॉलिज्म ले लो, ट्रांसलेशन ले लो, स्प्लाइसिंग ले लो, तो वो सब आरएनए के आजू बाजू में ही परफॉर्म होती है। इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि भाई आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। इवन प्रीवियस सेशंस के अंदर आपको मैंने बताया है आरएनए यूज्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज आल्सो यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। वो बहुत सारे रिएक्शन के अंदर एंजाइम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है। सो देयर आर सम इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम दैट आर कैटलाइज्ड बाय द आरएनए कैटलिस्ट एंड नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम। अब अभी तक आप लोगों को एक ही चीज़ पता थी कि भाई एंजाइम्स ज़्यादातर नेचर वाइज किससे बनते हैं, प्रोटीन से, पर हर एक केस में ऐसा नहीं है। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो नेचर वाइज आरएनए है और बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो रही है उनको कैटलाइज्ड करने का काम करते हैं। बट प्रीवियस सेशन के अंदर आपको मैंने एक कैरेक्टर बताया था कि आरएनए का जो पेंटोज शुगर है उसके सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप था। So RNA being a catalyst was reactive and hence unstable. तो स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में आपको मैंने बताया था RNA थोड़ा सा लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू दी डीएनए, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप के प्रेजेंस होने की वजह से। So therefore we can say that DNA has evolved from RNA with chemical modification that make it more stable. तो पहले आरएनए बना होगा, वो आरएनए थोड़ा सा वीक था, इसीलिए इवोल्यूशन से क्या बना होगा, डीएनए। क्योंकि ऑलवेज आपको पता है कि सब्सटेंस का जब इवोल्यूशन होता है तो वो अपने सिंपल मोड से कौन से मोड की ओर जाता है, कॉम्प्लेक्स मोड की ओर। तो सिंपल क्यों बोल सकते हैं, थोड़ा सा लेस स्टेबल था इसलिए। एंड डीएनए की स्टेबिलिटी देखो तो ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। So we can say that कि DNA is evolved from RNA with chemical modification that make it more stable. So DNA we know that being a double stranded structure say and having a complementary strands further resist changes by evolving a process of repairing
रिपेयरिंग का मतलब है हीलिंग मैकेनिज्म। भी कोई बेस पेयर के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है तो वो डिस्टर्बेंस को रिपेयर करना, हीलिंग वाला मैकेनिज्म परफॉर्म करना भी डीएनए की कैपेबिलिटी है, क्योंकि वो डबल स्ट्रैंडेड है और दूसरा कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड उसके पास होती है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड और कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। सो ये डिस्कशन के ऊपर से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा और उसके अंदर इवोल्यूशन नाम की प्रोसेस से केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ होगा और क्या बना, डीएनए, जो मोर स्टेबल था एज कंपेयर टू दी आरएनए विच आर लेस स्टेबल। सो आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल का काम करता होगा पहले, देन आफ्टर उसमें से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, रेप्लिकेशन, कॉपी, जेरोक्स। ओके, while proposing the double helical structure for DNA, किसने दिया था, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक दोनों ने मिलजुल के जब डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, had immediately proposed a scheme for replication of DNA। तो स्ट्रक्चर को लोगों के सामने रखने के बाद वही टाइम पे डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है वो भी पूरी स्कीम लोगों के सामने रखी थी। सो टू क्वाट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलो, तो उन लोगों ने अपना ओरिजिनल स्टेटमेंट जो दिया था वो स्टेटमेंट कुछ ये था कि इट हैज नॉट एस्केप्ड फ्रॉम आवर नोटिस, कि भाई हमने जब भी डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो हमारे ध्यान से ये बात रह नहीं गई थी क्या, दैट द स्पेसिफिक pairing we have principle postulate proposed immediately suggest a possible coping mechanism for the genetic material। So it has not escaped from our notice, हमारे ध्यान से ये बात रह नहीं गई थी that the specific pairing we have principles, we have postulate, we have proposed। तो इमीडिएटली उसके बाद सजेस्ट क्या किया कि ये पैरिंग की वजह से जेनेटिक मटेरियल का कॉपिंग मैकेनिज्म पॉसिबल है। सो वाटसन और क्रिक ने ये स्टेटमेंट दिया था 1953 के अंदर। ओके, नाउ वी नो दैट कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी सब्सटेंस एज अ हेरिडिटरी यूनिट या तो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है उसको कंपलसरी 4 पॉइंट फॉलो करने हैं। वो 4 में से एक पॉइंट क्या था, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ हेरिडिटरी यूनिट इज दैट इट शुड बी एबल टू फॉर्म इट्स ओन कॉपी, रेप्लिका, अपनी खुद की कॉपी खुद जनरेट कर पाना चाहिए। सो इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट कॉपी इन ऑर्डर टू पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब एक डीएनए का मॉलिक्यूल है वो अपनी कॉपी बनाएगा ताकि 2 बनेंगे, एक खुद के पास रहेगा और दूसरा कहाँ पे पास आउट होगा, दूसरी जनरेशन के ऑफस्प्रिंग के पास। सो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता, सो ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म अकर्स थ्रू द डिवीजन ऑफ इट्स सेल। हमें पता है कि भाई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 तभी जाकर के बॉडी का ग्रोथ पॉसिबल है। सो बॉडी का जब ग्रोथ हो रहा है तब कौन कौन सी कंडीशन होती है, तो सेल साइकिल वाले चैप्टर के अंदर आपको डिस्कस करवाया था ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ सेल्स इट्स नेचुरल कंस्टिट्यूएंट, सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं मस्ट ऑल्सो इंक्रीज, वो भी अपनी साइज बढ़ाएंगे, अपनी क्वांटिटीज बढ़ाएंगे। सो 2 न्यूली फॉर्म सेल्स कैन रिसीव सफिशिएंट मटेरियल, सफिशिएंट भी बोल सकते हैं या तो हम लोग बोल सकते हैं इक्वल। तो जितना मटेरियल है वो पहले आपको पता है इंटरफेज नाम के स्टेज में डुप्लीकेट होता, और डुप्लीकेट होने के बाद सेल डिवीजन के सपोर्ट से वो मटेरियल सफिशिएंट अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में दोनों न्यूली फॉर्म सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। सो नेचुरली ड्यूरिंग दिस उसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए मस्ट ऑल्सो इंक्रीज इन सच अ वे दैट द न्यू सेल्स receive it in the same amount of the same kind। तो naturally during this time
उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो भी इंक्रीज होगा। कौन सी मैनर में इंक्रीज होगा? वो मैनर में ताकि नए सेल्स को वो डीएनए मिल सके सेम अमाउंट एंड सेम काइंड, जो किसके पास था? पेरेंटल सेल्स के पास था। सो इसके लिए क्या करना है? सो फॉर दिस amount of DNA must increase in such a way that at the time of cell division, two molecules of DNA are formed which are exact copies of original DNA molecules. So इसके लिए क्या करना है? DNA के अमाउंट को कुछ ये तरीके से बढ़ाने हैं सेल डिवीजन के टाइम पे कि दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स बन सके, किसमें से? ओरिजिनल डीएनए के मॉलिक्यूल्स में से, जो दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे की क्या हो? आइडेंटिकल कॉपीज हो। सो जब डीएनए को कॉपीज किया जाता है तो कितने नंबर है, कौन से टाइप है और उनका अरेंजमेंट क्या है, वो सब देखा जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड के नंबर, उनके टाइप्स एटीजीसी और उनका पर्टिकुलर अरेंजमेंट must be the same as they were in the original DNA। तो ओरिजिनल डीएनए के अंदर जैसा न्यूक्लियोटाइड का नंबर, जैसा उसका टाइप्स, जैसा उसका अरेंजमेंट, वैसा ही सेम टू सेम डॉटर डीएनए के अंदर आएगा। सो प्रोसेस बाय विच टू सच मॉलिक्यूल्स of DNA are formed from original DNA molecule is called as a DNA replication। सो डीएनए रेप्लिकेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऐसी प्रोसेस जिसमें से दो डीएनए के डॉटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे फ्रॉम ओरिजिनल डीएनए। सो नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो डॉटर डीएनए होंगे और ओरिजिनल था उसको पेरेंटल डीएनए के नाम से हम लोग कंसिडर करेंगे। सो एक और नाम से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, जिसे बोल सकते हैं डॉटर डीएनए। Thus synthesis of new DNA या तो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए, पहले था उसमें से नया डीएनए बनने की प्रोसेस का नाम है रेप्लिकेशन। सो बाय रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ इट्स ओन स्ट्रक्चर। तो रेप्लिकेशन नाम के मेथड से डीएनए का मॉलिक्यूल क्या करेगा? खुद का ही एक एग्जैक्ट कॉपीज क्रिएट करेगा। सो ये मेथड सजेस्ट किया था किसने? Watson and Crick। So Watson and Crick suggested that there is a self duplication of DNA molecule, क्योंकि ये एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है और जो सब्सटेंस जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा वो ये क्राइटेरिया कंपलसरी फॉलो करेगा कि खुद अपनी कॉपीज जनरेट कर पाना चाहिए। सो कोई भी डीएनए के कंस्टिट्यूएंट की अगर बात करो तो आपको अलग अलग 3 कंपोनेंट मिलेंगे नाइट्रोजिनस बेसिस, एटीजीसी, शुगर डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट्स, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये सब्सटेंसेस न्यूक्लियस के अंदर पहले सिंथेसाइज्ड होंगे, जितने थे उनमें से डबल हो जाएंगे एंड द सब्सटेंसेस आर पैर अप, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। तो पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा, देन न्यूक्लियोटाइड बनेगा। So the substances pair up to form the nucleotides and form new DNA molecules during its replication process। So replication नाम की प्रोसेस के अंदर आप लोगों को मैंने बताया कि पहले जितना भी नाइट्रोजिनस बेस है या तो आप कंसिडर करो कि शुगर है, फॉस्फेट है, वो सब जितना था उसमें से डबल होगा न्यूक्लियस के अंदर एंड डबल होने के बाद जितना भी न्यूक्लियोटाइड्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़ करके नया डीएनए का मॉलिक्यूल जनरेट करेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन। सो फाइनली दे हैव कंक्लूडेड दैट 2 strands would separated by appropriate enzyme। चलो पहले एक डीएनए का मॉलिक्यूल था कि जैसे मैं ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। तो डीएनए के मॉलिक्यूल की दोनों स्ट्रैंड पहले अप्रोप्रिएट एंजाइम से हमें क्या करनी है? सेपरेट कर देनी है। चलो सेपरेट हो गई तो मैंने ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट कर दी, यहां से आपको दिखा देता हूं अब मैं। ओके, ये जो 2 स्ट्रैंड सेपरेट हुई है, नाउ बोथ आर एक्ट एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब और कुछ नहीं है, इज कंसिडर्ड एज अ सोर्स। सो
They have concluded that the two strands would separate by appropriate enzyme and both are act as a template for the synthesis of new complementary strand. तो नई complementary strand को बनाने के लिए दोनों अब सोर्स का काम करेंगे, तो इस तरह से नई strand वहाँ पे बनती जाएगी। तो आप देख रहे हो कि एक में से कितने मॉलिक्यूल्स बनने जा रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, चलो एक डीएनए के मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन हो गया, देन आफ्टर वुड हैव 1 पैरेंटल एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो आप देख सकते हो कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल्स बना है उसमें से ये पैरेंटल स्ट्रैंड है और ये रेड कलर का नया बना हुआ है डॉटर स्ट्रैंड। यहाँ पे भी ये पैरेंटल स्ट्रैंड है और ये है डॉटर स्ट्रैंड। तो जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, पैरेंटल स्ट्रैंड एक एक नए मॉलिक्यूल्स के साथ कंजर्व होती है। सो दिस मेथड वाज टर्म्ड एज अ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। हाफ स्ट्रैंड क्या होती है, कंजर्व होती है, इसकी वजह से ये रेप्लिकेशन को बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो स्कीम सजेस्टेड दैट 2 स्ट्रैंड्स, पहले आपको मैंने बताया अप्रोप्रिएट एंजाइम से सेपरेट होगी, दोनों टेम्पलेट का काम करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनने के बाद हर एक डीएनए मॉलिक्यूल्स के पास एक स्ट्रैंड पैरेंटल होगी और एक नई सिंथेसाइज्ड होगी। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये स्कीम को बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का रेप्लिकेशन। अब आप डायग्राम यहां पे देख सकते हो, तो ये पैरेंटल डीएनए था। अब पैरेंटल डीएनए में से मुझे डॉटर डीएनए बनाना है, तो पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों को सेपरेट किया, दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट कर लिया। चलो सेपरेट करने के बाद उसी को एज अ मैं टेम्पलेट यूज करूंगा। चलो तो ये हो गया टेम्पलेट 1 और ये हो गया टेम्पलेट 2। अब दोनों के पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके मैं दोनों के पास एक एक नई नई डॉटर स्ट्रैंड बनाऊंगा। सो नई नई डॉटर स्ट्रैंड जो भी बनेगी वो और एक एक पेरेंटल स्ट्रैंड के थ्रू मुझे डीएनए के कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 2। ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकेंड। सो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि भाई पेरेंटल मॉलिक्यूल था, एक रेड कलर है और एक लाइट ब्लू कलर है। तो पहले दोनों को चलो मैंने क्या किया, सेपरेट किया। ये आपको दिख रहा है सेपरेशन किया, जिसका नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, टेम्पलेट स्ट्रैंड के बाद जैसे ही मैंने नई नई स्ट्रैंड बनाई, तो नई स्ट्रैंड कौन से कलर की बनी है, ब्लैक कलर की। सो डॉटर मॉलिक्यूल्स के अंदर आप देखोगे तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये नया बनने वाला डॉटर स्ट्रैंड है। अगेन यहाँ पे भी दिस वन इज द पेरेंटल स्ट्रैंड और ये है डॉटर स्ट्रैंड। सो जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एट द एंड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के मॉलिक्यूल्स का जब आप एनालिसिस करोगे तो एक स्ट्रैंड आपको ऑलवेज पेरेंट की मिलेगी और एक स्ट्रैंड आपको ऑलवेज डॉटर की मिलेगी। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कंसिडर्ड एज अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो ये डायग्राम भी वही है कि वॉटसन और क्रिक का मॉडल फॉर द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द आरएनए एज a genetic material which are first discovered, then after DNA का discoverment हुआ, and then semi conservative replication of DNA which are suggested by Watson and Crick. Thank you very much. Jai Hind.